NIUS क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 2 और पार्ट 1 आज हम डिस्कस करने वाले, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर रहेगा सेकंड चैप्टर रहेगा। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया जा चुका है। इस चैप्टर का नाम है द किंगडम्स मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी। काफ़ी डिटेल में, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जो पहला किंगडम है दैट इज़ द किंगडम मोनेरा, ठीक है। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत सारी जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलने वाली हैं। वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर पढ़ने के लिए। अब दूसरी बात पर आ जाते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, सो दैट कि उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके, ठीक है। थोड़ी सी जो वो होते हैं ना जेलसी और ईर्ष्या वगैरह, सबको साइड में रखकर शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाइए जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी भी काफ़ी लैकिंग है पीछे, ठीक है। देन वी विल प्लान समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल, ठीक है, यू माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आपका जो सहयोग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया था, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी हैं, लाइक इवोल्यूशन, कीमोसिंथेटिक थ्योरी और जो अदर जो लाइक ट्रेडिशनल थ्योरीज हुआ करती थी इवोल्यूशन की, वो भी सारी चीज़ें देखी हमने। लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई है, बिग बैंग थ्योरी वगैरह वगैरह। और जितने भी महत्वपूर्ण, जितने भी क्रूशियल साइंटिस्ट थे, लाइक जो जितने भी बायोलॉजिस्ट थे, उनके भी हमने काफ़ी बारे में पढ़ा है, ठीक है। लाइक उनके नाम के बारे में पढ़ा है, उनके ज़्यादा जीवनी के बारे में हमें जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है वो हमने पढ़ लिया, दैट इज़ द मोर देन इनफ फॉर अस, ठीक है। हमने प्रोकैरियोट, यूकैरियोट के बारे में पढ़ा, हमने सेल्स के बारे में पढ़ लिया, हमने वायरस के बारे में पढ़ लिया, हमने बैक्टीरियाज नहीं देखे हैं। बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बहुत ही पढ़ा था हमने, जब प्रोकैरियोट पढ़ रहे थे हमने, उस टाइम हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था हमारा पिछला जो चैप्टर था, और क्लासेज जितनी भी रही हैं चैप्टर फर्स्ट की, ठीक है। अब ये जो है, जो पूरी की पूरी जो सीरीज़ रहने वाली है, ठीक है, NIUS क्लास 12 बायोलॉजी की, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा को, ठीक है। मोनेरा, कितने किंगडम होते हैं हमारे? चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर कर बताइए कि हमारे कितने किंगडम है टोटल, लाइक जिनको कैटेगराइज करा गया है, ताकि सारी चीज़ें एक, मतलब हमने पिछले जो है चैप्टर में उसमें पढ़ लिया है कि कैटेगराइजेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, क्यों क्लासीफाई करा जाता है, क्यों नहीं करा जाता, वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, ठीक है। मगर आप मुझे ये बता दीजिए सिर्फ कि किंगडम कितने हैं हमारे पास और हमें क्यों ज़रूरत है, ठीक है। बाकी मैं तो आगे बता ही दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे बस याद दिला दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मुझे पता है आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। देखिए आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए लगे रहिए, फैमिली को एक्सपैंड कीजिए जितना कर सकते हैं आप, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, रिलेटिव्स को बताइए, जो भी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उन बच्चों को बताइए, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है किताब, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब नहीं, क्लास, ठीक है। काफ़ी टाइम क्या होता है कि जो टंग जो है ना स्लिप हो जाती है थोड़ी सी। तो हम है ना यहाँ पर काफ़ी इत्मीनान से एक एक टॉपिक को उठाकर उसको डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। लाइक जितना आपकी बुक में लिखा है, लाइक मुझे इतना तो पता है कि आपकी जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो आपकी बुक से बाहर नहीं आएंगे। इतना अब बात आपको ध्यान में रखना है। लाइक आपको बीएससी का कोई लाइक आपने अगर बीएससी नहीं करी है, लाइक आप गए नहीं अब तक, तो आपको बीएससी के क्वेश्चंस कैसे पकड़ा देंगे, लाइक हायर जो लेवल है वो कैसे दे देंगे? जितना आपकी बुक में लिखा है ना वहाँ से, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस जो है नहीं आने वाले हैं, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान में रखना, इतनी बात, ठीक है, ये आपको जो है अपने ध्यान में रखनी है। चलिए किंगडम मोनेरा की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किंगडम मोनेरा में काफ़ी सारे बैक्टीरियाज हैं। अब वो बैक्टीरियाज जो है वो कौन कौन से हैं वो हम लास्ट में देखेंगे। लाइक किंगडम मोनेरा को 3 ग्रुप में बांटा गया है, कि 3 ग्रुप में जो बैक्टीरियाज आते हैं वो बांटे गए हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम चालू करते हैं किंगडम मोनेरा। अब इसमें ये तो हमें पता चलेगा कि सारे के सारे बैक्टीरियाज आते हैं, इंक्लूडिंग जो साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी अभी हम पढ़ेंगे आगे चलकर। साइनोबैक्टीरिया एक अलग से एक टॉपिक है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो साइनोबैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी आती है। आपने देखा होगा कभी काई जमी रहती है, पत्तों पर भी जमी रहती है, पत्तों पर नहीं, लाइक पानी में जमी रहती है, तो उसी को बोलते हैं एल्गी, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ तो हमें
डेफिनेटली पता ही है क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि जो बैक्टीरियाज होते हैं सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। और इसीलिए जो मोनेरा है, मोनेरा किंगडम में सारे के सारे जितने भी बैक्टीरिया आते हैं, सारी की सारी जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ही होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे प्रोकैरियोटिक किंगडम भी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बैक्टीरिया जो होते हैं सारे के सारे, आपको तो पता ही है बैक्टीरिया को बैक्टीरिया क्यों बोला जाता है, ऑब्वियसली इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि हम हैं और जितने भी जानवर हैं वो उनकी तरह नहीं है, उनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता जैसे कि अदर जो सेल्स होते हैं, अदर मल्टी सेलुलर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एक वेल डिफाइंड सेल के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेयर एज इट इज़ एब्सेंट इन द बैक्टीरियाज, ठीक है। अब इसीलिए इनको जो है बैक्टीरिया बोला जाता है। अब यही एक ऐसी चीज़ थी जो फर्स्ट टाइम जब अर्थ बनी थी ना उस समय पर 3.5 बिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट टाइम जो हमें लाइफ फॉर्म देखने के लिए मिली ना वो यही थे, फर्स्ट सिंगुलर सेल ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स, वट एवर योर प्रोनाउंसिएशन इज, बट आई विल प्रोनाउंस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब यहाँ पर तकरीबन 2 बिलियन साल तक ये जो बैक्टीरिया रहे थे ना, फर्स्ट जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे वो ही यहाँ पर परसिस्ट रहे थे पूरी धरती पर। मगर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे लाइफ जो है अपनी शेप लेने लगी। वो चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में और ऑब्वियसली क्लियरली और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ ली हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में कर ली थी। तो जो 2 बिलियन साल के बाद जो है चीज़ें थोड़ी सी चेंज होने लगी और लाइफ अपनी अपनी जो फॉर्म लेने लगी, एल्गी वगैरह, फिर ऑक्सीजन वगैरह का रिलीज़ हुआ, ऑक्सीजन वगैरह रिलीज़ हुई। उसके बाद जो है ना ऑक्सीजन ही तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल थी लाइफ को सपोर्ट करने में, और वो किसके द्वारा, साइनोबैक्टीरिया के द्वारा। तो बैक्टीरिया ही तो थे, समझ में आपको बात। चलिए अब यहाँ पर इनको सिंगुलर सेल या फिर यूनिसेलुलर भी बोला जाता है, ठीक है, बट एक्टिनोमाइसाइट्स, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया। अब एक्टिनोमाइसाइट्स एक तरीके के जो है ये भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया भी एक तरीके का बैक्टीरिया ही होता है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि साइनोबैक्टीरिया का जो उल्लेखन है यानी जो विवरण है यानी डिस्क्राइब कर रखा है आपके बुक में भी, मगर वहीं पर एक्टिनोमाइसाइट्स का जो बैक्टीरिया ना एक प्रकार का ये जो है एक बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर और सॉइल के बाहर यानी पानी में और सॉइल में भी रह सकता है। इसका काम क्या होता है, मेनली जो सॉइल में रहता है ये बैक्टीरिया, तो इसका काम होता है कि नाइट्रोजन को फिक्स करें और पौधों को कहीं ना कहीं एक तरीके से लाइफ सपोर्ट ये प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये भी बैक्टीरिया, आप इसका नाम याद रख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी लाइक कहीं भी आपको एग्जाम्पल देना हो मोनेरा किंगडम में जो बैक्टीरिया होता है, यहाँ पर आप इसे भी लिख सकते हैं एक्टिनोमाइसाइट्स, ठीक है। ये बात आपको समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो अब बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया को आपको ये पता रहना चाहिए कि जो सिंगल बैक्टीरियम यानी सिंगल सेल बैक्टीरियम होते हैं वो उनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था पैप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। और सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया, देखिए फिर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम्स इसी में पाए जाते हैं न्यूक्लियोइड में, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो वॉल बनी होती है, सेल वॉल बनी होती है, ये वाली जो सेल वॉल बनी होती है ये काफ़ी एक रिजिड स्ट्रक्चर बनी होती है जिसको बोलते हैं हम पैप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। समझ में आपको बात। चलिए अब ये जो सेल होता है इसमें राइबोसोम्स होते हैं मगर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। लाइक मेम्ब्रेन तो होती है पैप्टिडोग्लाइकन वाली, देखिए यहाँ पर देखिए। अब ये जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कहाँ गया, हाँ ये वाली मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी पाई जाती है और बैक्टीरिया में पाई जाती है, मगर आपने देखा होगा इसमें जो है कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, गोल्गी apparatus नहीं है, ठीक है, लाइजोम नहीं है, और माइटोकॉन्ड्रिया तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, ये ऑर्गेनल्स हैं जो कहीं ना कहीं सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, उसकी जो अंदर सिंथेसिस होती हैं और प्रोटीन वगैरह सिंथेसिस वगैरह सारी चीज़ें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं कहीं ना कहीं जितने भी जो एक मेम्ब्रेन के अंदर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल की लाइफ साइकिल को डिसाइड करने में, ठीक है। अब एक भी यहाँ पर कुछ भी इनका डिस्ट्रक्शन हुआ ना तो सेल की जो लाइफ साइकिल है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, नेक्स्ट क्लास में आपको बता ही दूंगा, ठीक है। वैसे तो मुझे अभी पता है मगर मैं आपका जानना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि एक सेल की जो लाइफ साइकिल है वो कितनी होती है, ठीक है। चलिए गूगल पर सर्च कीजिएगा और भी कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा वहाँ पर सेल के बारे में, ठीक है।
चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है कि सेल जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के जो सेल होता है उसमें राइबोसोम तो होता है, मगर एक जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि अदर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में माइटोकॉन्ड्रिया, रेटिकुलम वगैरह, गोल्गी एपरेटस वगैरह जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगी। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम यही सारी चीज़ें न्यूक्लियोइड, पाइलस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, फ्लैजेलम, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरिया की, ना कि मल्टी सेलुलर की। ठीक है, ये वाला सेल हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब हम एनिमल किंगडम में पहुंचेंगे। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल सेल, दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाली पूरी की पूरी स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर ये है, देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ये केले लाइक स्ट्रक्चर, बनाना लाइक स्ट्रक्चर, बनाना। ठीक है, बनाना। तो यहाँ पर ये वाले स्ट्रक्चर जी, इसका काम क्या होता है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, दैट इज दी एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है जितनी भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं। अब वहीं पर लाइक सिंथेसिस वगैरह जितने भी होते हैं, जिसमें फ्यूजन वगैरह भी होते हैं, लाइक प्रोटीन का टूटना, प्रोटीन का बनना, सारी चीज़ जितनी भी होती हैं उससे जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है वो सारी यहाँ पर आकर स्टोर होती है। फिर ये लेटर ऑन जितने भी प्रोसेस होते हैं लाइक तोड़ने में प्रोटीन को, उसे सिंथेसाइज करने में, तो वो सारी चीज़ें जो ना कहाँ से एनर्जी आती है सेल के पास, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड कराता है। ऐसे ही यहाँ पर इसमें होता है मेसोसोम। मेसोसोम का काम होता है यहाँ पर ये सारी चीज़ें काम करना। ठीक है, मेसोसोम का काम क्या है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ठीक है, चलिए प्रोटीन एक तरीके से जो ना एनर्जी ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेल वॉल, सेल वॉल के बारे में, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव रिजिड सेल वॉल व्हिच प्रोटेक्ट्स एंड गिव शेप टू द सेल, एंड द सेल वॉल मेड इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब पिलीज, ये सिंगुलर फॉर्म इसके होते हैं पाइलस। ठीक है, अब ये है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कहीं ना कहीं बैक्टीरियल सेल को जो है ना मूवमेंट में हेल्प करती है और कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन में भी हेल्प करती है। कॉन्जुगेशन यानी जब एक सेल से दूसरी सेल बननी होती है। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा कॉन्जुगेशन क्या होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये एक तरीके से साइटोप्लाज्मा जो होता है ना उसका ही एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। अब ये जो साइटोप्लाज्मा है आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मैम जितनी भी बना हुआ है, अब इसमें से तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रही हैं, इन्हीं को तो बोलते हैं क्या, पीली। ठीक है, पीली। ठीक है चलिए आप बस कहीं और मत चले जाइए, यहीं पर ध्यान दीजिए। अब दियर फंक्शन इन्वॉल्व कॉन्जुगेशन ऑफ बैक्टीरिया, देखिए मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेशन, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, कॉन्जुगेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है कहीं ना कहीं उसकी अटैचमेंट और उसकी मोबिलिटी में भी कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं। ये किसके में बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ एक बैक्टीरियल सेल की। ठीक है, अब फ्लैजेला जो है, फ्लैजेला का काम क्या होता है, फ्लैजेला भी कहीं ना कहीं उसको डायरेक्शन दिखाता है, मगर फ्लैजेला जो है ना कहीं ना कहीं मल्टी सेल में और जो यूनिसेलुलर यानी बैक्टीरियल सेल जो होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उनमें जो फ्लैजेला की मूवमेंट होती है ना वो बैक एंड फोर्थ होती है। ठीक है, वहीं पर एक अगर मल्टी सेलुलर की बात करें या फिर अलग जो यूकैरियोटिक सेल है उसकी बात करें, उसमें जो मूवमेंट होती है ना फ्लैजेला की वो होती है क्या बोलते हैं उसको, पेंडुलम मूवमेंट होती है। दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पर प्रोपेलर लाइक मूवमेंट, हाँ पेंडुलम नहीं, प्रॉपर लाइक प्रोपेलर, जैसे कि हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर होते हैं। ठीक है, ऐसी मूवमेंट होती है, मगर यहाँ पर देखिए बैक एंड फोर्थ इसकी मूवमेंट होती है। ठीक है, फ्लैजेलम और सीलिया। ठीक है, समझ में आपके बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बैक्टीरियल सेल तो काफ़ी सारे हमारे पास, मगर यहाँ पर आप एग्जाम्पल, और बहुत ही मशहूर एग्जाम्पल है दैट इज द स्पर्म। ठीक है, स्पर्म का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये मूवमेंट हमें प्रोपेलर लाइक दिखाई पड़ती है। आपने कभी कभार अगर आपका इंटरेस्ट रहा होगा बायोलॉजी में तो आपने कभी कभार देखा होगा कि हमें जो है ना ऐसे ही स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती है। आगे हम एनिमल किंगडम में और जब हम रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे ना तो उसमें हमें स्पर्म भी पढ़ने के लिए मिलेगा, काफ़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्पर्म को। ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ पर हम छोड़ देते हैं इसको। अब इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, देयर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लैजेला ऑफ यूकैरियोट्स, ये तो आपको बात पता ही चल गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसमें क्या पाया जाता है, ये जो किससे बनी होती है, लिपिड को बोलते हैं फैट्स, प्रोटीन और, मगर एज यूकैरियोट्स जो होते हैं ना सेम वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, जैसे कि यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन है ना, इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो दोनों में सेम ही पाए जाते हैं। किससे बनी हुई होती है वो चीज़ आपको पता रहनी चाहिए, दैट इज द लिपिड प्रोटीन। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म को एनक्लोज कर रखती है, बंद कर रखती है चारों तरफ से, जिसमें साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर काफ़ी सारे जो अदर ऑर्गेनल्स है ना, यानी अदर जो
जिनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेल के अंदर, वो ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। ऑर्गेनल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, ठीक है, सिंपल सी बात। अब लाइक अदर जो टिश्यू मान लीजिए, ठीक है, टिश्यू मान लीजिए, टिश्यू तो सेल को इकट्ठा करने के बाद डेवलप होता है, मगर ऑर्गन मान लीजिए, हाँ ऑर्गन मान लीजिए, ऑर्गन मान लीजिए, ऑर्गन को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। चलिए, जेनेटिक मटेरियल। अब देखिए यूकैरियोटिक सेल में भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, मगर यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेयर एज इट इज़ एब्सेंट ओवर हियर, इट इज़ एब्सेंट ओवर हियर इन द प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। इसीलिए जो यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, आप जो है ना हंसिए मत, ठीक है। मुझे देखिए थोड़ी जो हिंदी की जो लैंग्वेज है ना, मतलब कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली मुझे हिंदी आती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरियल सेल में, उसको वो जेनेटिक मटेरियल जो पाया जाता है वो न्यूक्लियोइड में पाया जाता है। वो न्यूक्लियोइड कहाँ है, वो ये रहा न्यूक्लियोइड, ठीक है, ये न्यूक्लियोइड है, इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, दैट इज द डीएनए और आरएनए, मगर दोनों एक साथ नहीं हो सकते। वो सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए एक मिनट यहाँ पर चलते हैं, हाँ न्यूक्लियोइड। मगर यहाँ पर जो अपार्ट फ्रॉम क्रोमोसोम्स के अलावा भी कुछ चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें डीएनए होता है, ठीक है, एडिशनल रिंग डीएनए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मिड बोलते हैं। अब वो आप कहोगे सर ये तो आपने मुझे दिखाई नहीं या हमको दिखाई नहीं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये रिंग लाइक कहाँ गए, ये चीज़ ये देख रहे हैं आपको, ये ही है प्लाज्मिड, दिखा रखा है यहाँ पर भी प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्रोमोसोम दैट इज दिस जेनेटिक मटेरियल दैट इज द प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए तो यहाँ पर आपको पता चल गया प्लाज्मिड। चलिए अब आपका जो किंगडम है ना बहुत छोटा है ये, वैसे जब आप सीबीएसई की बुक उठाते हैं ना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, लाइक जो साइंटिफिक लैंग्वेज है वो यूज़ कर रखी है ठीक है, इसीलिए जब भी आप उसकी तैयारी करेंगे एमबीबीएस की यानी नीट की, ठीक है, तो एमबीबीएस बनने के लिए तो वहाँ पर आपको जो है ना जो सीबीएसई की बुक्स हैं वो भी पढ़नी पड़ेंगी, एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैं जल्द ही क्लास चालू कर दूँगा, बट उससे पहले जो है ना आप 1000 सब्सक्राइबर्स कराइए, ठीक है, और उसके बाद हम चालू करेंगे सीबीएसई की क्लासेस भी, ऑब्वियसली चालू करेंगे, जल्द ही चालू करेंगे, ठीक है, बट 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद ही चालू करेंगे, इतना है। अब यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स यानी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेल में जो सेलुलर ऑर्गेन यानी यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ मैं। यूकैरियोटिक सेल में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, मगर ये सारी चीज़ें जो है ना एंडोप्लास्ट भी है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें जो है ना जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें एब्सेंट होती हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज दी राइबोसोम, ठीक है 70% राइबोसोम होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब जनरल बॉडी, अब हमने ये तो देख लिया क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं क्या क्या नहीं होती। अब यहाँ पर जो यूकैरियोटिक सेल जो बैक्टीरियल सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, सॉरी यूकैरियोटिक नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं, अब वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूट्रिशन कैसे आते हैं, एक तरीके से जो बैक्टीरिया है वो काफ़ी प्रकार के होते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी है, वो भी एक तरीके का बैक्टीरिया ही है। अब वो जो है वो ऑटोट्रॉफ है। ऐसे ही ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू दी फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। अब स्पैरोट्रॉफ वो होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर जो डेड मटेरियल होता है उस पर फीड करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब सिम्बायोटिक ये होते हैं, सिम्बायोटिक क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर आपने एक वेल मछली को देखा होगा, वेल को देखा होगा, उसके नीचे जो ना छोटी छोटी जो मछली होती हैं वो चिपकी हुई होती हैं। अब जैसे कि वेल कुछ भी खाती है ना, कुछ भी खाती है तो उसका जो जितने भी रिमेनेंट पार्ट होते हैं वो उस पर फीड करती हैं। यहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, लाइक हम दूसरों के साथ चल तो रहे हैं, लाइक मानकर चलिए कि एक पर्सन है, एक मिनट मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर समझ, एक पर्सन ए है, ठीक है, अब एक पर्सन बी है, ठीक है। अब क्या है कि जो ए पर्सन है वो खा रहा है 1 किलो अनाज, 1 किलो 1 kg जो है वो ये क्या खा रहा है, वीट खा रहा है। अब ये जो वीट है ना कुछ खाते समय नीचे डाल देता है, लाइक 3 से 4 दाने ये नीचे डाल देता है। अब ये जो बी है ये है एंट्स हैं ये, ठीक है, एंड्स हैं। अब ये जो ना उन वीट्स को उठाकर अपने घर ले जाती हैं और वहाँ पर इन्हें आराम से पकाकर खाती हैं कि इसका भी पेट भर गया और
इसको भी, इसका भी पेट भर गया, जो एंड्स है उनका भी पेट भर गया, तो दोनों को एक दूसरे से कोई नुकसान, या दोनों को एक दूसरे से कोई फायदा, कुछ भी, या तो ना तो नुकसान है कुछ भी, ना तो फायदा है। इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, ऐसे ही वेल मछली का बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल, मतलब वेल जो होती हैं उनके एग्जाम्पल होते हैं शार्क जो होती हैं, छोटी छोटी मछलियाँ जो हैं उनके जो शरीर से चिपक जाती हैं और उसके बाद जो भी वो खाती हैं और वहाँ पर ये वो इसी तरीके से फीड आउट, मतलब खाना वगैरह अपना खाती हैं। ठीक है, ऐसे ही जो पैरासाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक क्या होते हैं, जितने भी पैरासाइट होते हैं जैसे कि वायरस जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं वो, ऑब्वियसली कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो किसी एक होस्ट सेल में, लाइक हमारे अंदर घुस जाएंगे और हमारा जो लिविंग सेल है ना उसके अंदर घुस जाएंगे, उसके साथ मिल जाएंगे, उसको हार्म पहुंचा देंगे और जितनी भी एनर्जी उस सेल में होगी ना उसको अपने अंदर सोख कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें क्या होता है कि एक बंदा तो फायदे में रह जाएगा मगर दूसरा बंदा जो है वो नुकसान में रह जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पैरासाइटिक। वायरस मोस्टली जो होते हैं वो इसी तरीके की चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मगर कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियाज भी होते हैं, तो इसीलिए सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। तो आपको समझ में आए, ऑटोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफ, सिम्बायोटेन, सिम्बायोन्ट्स, सिम्बायोटिक बोलते हैं वैसे तो। ठीक है, सिम्बायोन्ट्स भी बोल सकते हैं आप, पैरासाइट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं, लाइक एरोबिक भी होते हैं, लाइक एरोबिक वो होते हैं जो मतलब जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है और ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मगर एनएरोबिक वो होते हैं जो एक ऐसी अनफोर्सिन सिचुएशन में भी और प्रेडिक्टेबल जो सिचुएशन होती है, अनप्रेडिक्टेबल कंडीशन जो होती है उसमें भी सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे कि बॉइलिंग वाटर। ठीक है, स्प्रिंग्स, तो काफ़ी सारे बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो इन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे, और तीसरा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, जो भी एनर्जी वगैरह प्रोटीन सिंथेसाइज होता है तो उसके बाद कुछ एनर्जी जो है ना रिलीज होती है, उस एनर्जी को जो है ना मीजोजोम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद एनर्जी प्रोवाइड कराते रहते हैं, ताकि जो एक्टिविटी है ना बैक्टीरियल सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में, वो परसिस्ट रहे और चलती रहे, कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जहाँ पर फूड के टूटने से एनर्जी रिलीज होती है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर मीजोजोम में स्टोर हो जाती है और फिर बाद में इसे यूज़ करा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ना उसमें माइटोकॉन्ड्रिया सारे फंक्शन जो है करता है। ठीक है, अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन देख लेते हैं कि बैक्टीरियल सेल जो होते हैं वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी जो प्रजाति है वो कैसे एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन जो होता है मोनेरा जो किंगडम है उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ेंगे और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने देखा होगा, अभी अमीबा जो होता है वो टूट जाता है, ऐसे ही जो है ना इसी तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उसमें होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि बाइनरी फ्यूजन होता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट चाहिए खाली पूरा का पूरा प्रोसेस होने में। वो किस तरीके से, वो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये प्लाज्मा है, ये राइबोसोम है, ये जो है ना धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते हैं और ये जो जेनेटिक मटेरियल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रही है ना, और ये डीएनए लाइक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एडिशनल डीएनए जिसे हम बोलते हैं, ये भी 2 भागों में बढ़ जाता है और नए 2 ऑर्गन्स बना देता है। फिर ये न्यू क्रिएटर बन जाते हैं, न्यू क्रिएटर बन जाते हैं। फिर ये एक और बनाएंगे, ऐसे ही डिवाइड होता रहता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे ही डिवाइड होता रहता है। ऐसे ही बैक्टीरियल सेल सर्वाइव करते हैं, ऐसे ही रिप्रोडक्शन ये करते हैं। इसी को बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें जो एक अलग जो पार्टनर होता है, लाइक 2 पार्टनर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें सारे के सारे जो फीमेल और मेल गैमेट एक साथ ही प्रेजेंट होते हैं और एक साथ ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर तो फीमेल और मेल आप पहचान भी नहीं पाएंगे, मगर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो पिलीज मैंने आपको बताए थे ना, पिली वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती हैं। किस लिए, क्योंकि वो जो है ना जेनेटिक मटेरियल एक में से दूसरे में ट्रांसफ़र करने में कहीं ना कहीं जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो देखिए हम थोड़ा सा जो है ना जो पिक्चर है उसके माध्यम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वैसे तो एग्जांपल के तौर पर अगर यहाँ पर अगर आपको जो बैक्टीरियाज हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वहाँ पर अगर आपको एग्जांपल लिखना है ना, तो एक शायद मेरे ध्यान में एक बैक्टीरिया है, दैट इज़ द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये पिली पाइलस जो है इसका काम होता है। अब ये जो रेसिपिएंट है इसमें डीएनए नहीं है। ठीक है, प्लाज्मिड और डीएनए नहीं है, ये प्लाज्मिड है, यहाँ पर क्रोमोसोमल डीएनए है। ठीक है, और यहाँ पर
ये है रिंग, एडिशनल डीएनए, यही ट्रांसफ़र होता है। अब ये किसके जरिए ट्रांसफ़र होता है? ये प्लाज्मिड के। अब इसमें क्या है, इसमें तो ये नहीं है, तो यहाँ पर पाइलस भी नहीं है, प्लीज नहीं है, तो यहाँ पर ये रिसिपिएंट बैक्टीरिया है, रिसिपिएंट है, ठीक है, मेल है, सॉरी फीमेल है, ये फीमेल के पास ये सारी चीज़ें नहीं है, मगर मेल के पास है। मेल क्या करेगा, मेल अपने पाइलस को जो है ना यहाँ से अटैच करेगा इसके साथ। जब ये अटैच हो जाता है तो यहाँ पर ट्रांसफ़र जो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो जाती है, लाइक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन चालू हो जाती है। ये ट्रांसफ़र करना चालू कर देता है डीएनए को दूसरे में, ठीक है। ऐसे ही जो ओल्ड डोनर था वो दोबारा कैपेबल हो जाएगा दूसरे को क्या नाम है, रिप्रोड्यूस करने में, ठीक है। अब यहाँ पर जो न्यू डोनर बना है वो भी अब कैपेबल है कि वो दूसरे को भी रिप्रोड्यूस कर सके। तो ऐसे ही यहाँ पर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो अगर हम एनिमल की बात करें, अगर हम ह्यूमंस को लें तो ह्यूमन में भी कहीं ना कहीं मेल और फीमेल दो चाहिए, ठीक है। मगर आज के समय में जो है ना क्लोन जैसी चीज़ें भी प्रिवेल करती हैं, ठीक है। जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तब उसमें आपको क्लोन जैसी चीज़ें भी पढ़ाई जाएंगी। आगे आपका एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी के से रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन पता चल गया, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन मतलब एज इट इज़ फॉर्म होना, ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक डीएनए जो है वो एज इट इज़ ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बात करें, क्या बैक्टीरिया हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है? वही सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं डिजीज़ वगैरह कुछ बीमारी फैलाते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हो जाती हैं उनके द्वारा। जैसे कि बैसिलस जो है वो कहीं ना कहीं दही को फॉर्म करने में मददगार होता है, दूध को दही में कन्वर्ट करने में, ठीक है। अब देखिए जो डिजीज़ कॉज करते हैं बैक्टीरिया वो इस प्रकार से हैं। पहला जो है वाइब्रो कॉलेरा, जिससे कॉलेरा होता है, कॉलेरा डिजीज़, दस्त वगैरह, नहीं डायरिया होता है वो तो, ठीक है। मेरे ख्याल से शायद दस्त तो डायरिया को बोलते हैं, और हाँ हैज़ा बोलते हैं, हैज़ा ठीक है। अब साल्मोनेला टिफी, टाइफाइड होता है इससे, बुखार, ठीक है। साल्मोनेला टिफी कहीं ना कहीं ये वो बैक्टीरियाज हैं जो कहीं ना कहीं डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। और ये क्लोस्ट्रीडियम टैटनी ये टिटनस कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है, इससे टिटनस डिजीज़ बनती है, ठीक है। अब ये है कॉर्नीबैक्टीरियम डायपिथीरिया, इस पर डायपिथीरिया होता है, ठीक है। ये डिजीज़ है सारी की सारी, ठीक है। अगर आप जब एमबीबीएस करेंगे तो वहाँ पर जो है ना आपको ये सारी डिजीज़ जो है ना एट द टिप आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप जो है ना एक बार गूगल करके पढ़ लीजिएगा, या फिर आप मुझे बता दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में, क्या आपके लिए सारी डिजीज़ का अलग से वीडियो लाऊँ? नहीं, छोड़िए, आप जो है ना गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। कॉलेरा तो आपको पता है, टाइफाइड आपको पता है, टिटनस आपको पता है, डायपिथीरिया भी पता होगा, ट्यूबरक्लोसिस भी पता होगा, ठीक, सारी तो आसान है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से क्या होता है क्या होता है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ठीक है। चलिए अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं अच्छी चीज़ों के लिए, जैसे कि राइजोबियम जो है रूट्स में पाया जाता है लेग्यूम्स की, जैसे कि पीज वगैरह। तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है ना, जो अमोनिया NH3 हाँ NH3 के फॉर्म में पाई जाती है, उसको फिक्सेशन करके नाइट्रोजन के फॉर्म में लेकर आता है, NH2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता। और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वही तो चाहिए, ठीक है, वही तो चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ है ना। चलिए एजोटोबैक्टर क्या करता है, जो सॉइल होती है उसको फर्टाइल करता है। ये एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को सॉइल तक लेकर आता है, उसको फिक्स कर देता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम इसका भी होता है। और ये है स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या होता है, ये जो है ना एक तरीके से एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। और लैक्टोबैसिलस तो आपको पता ही है। और मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, ये सीवेज ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं काम आता है, मिथेनोजेनिक में, ठीक है। मीथेन से आपको पता चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब बात करते हैं हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो कहीं ना कहीं पहले साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ऐसे ही दिखती है ब्लू ग्रीन एल्गी। मैं आपको बता रहा था ना कि आगे बात पढ़ेंगे हम, तो ऐसी दिखती है। अब इसको थोड़ा माइक्रोस्कोपिक के तौर पर देख लेते तो कुछ ऐसी दिखती है। फिर इसकी फ्रेगमेंटेशन और अलग अलग तरीके से इस तरीके से दिखती हैं, ये चेन में बनी हुई होती है, ठीक है। अब ये पहले बैक्टीरिया जो जिसने कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ की, ऑक्सीजन रिलीज करने के एटमॉस्फेयर में, तो कहीं ना कहीं सबसे पहला बैक्टीरिया यही था, साइनोबैक्टीरिया। धीरे धीरे इनसे जो है ऑक्सीजन रिलीज होती गई और आज ऑक्सीजन का भंडार है। कितने % ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, ठीक है। और अदर गैसेस के बारे में भी, ठीक है। मेजर जो गैसेज हैं वो जो एटमॉस्फेयर में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब ये कैसे काम, मतलब अपना खाना कैसे बनाता है, ये फोटोसिंथेसिस से भाई, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अब बैक्टीरिया कुछ
डिफरेंसेस भी हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, मगर यहाँ पर हम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। दैट इज़ दी स्मॉलर सेल होता है बैक्टीरिया में, और जो साइनोबैक्टीरिया में कंपैरेटिवली जो इसके लार्जर सेल पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें फ्लैजेला तो होते हैं मगर इसमें फ्लैजेला नहीं है, इसको मूवमेंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लाइक ये मूवमेंट ही नहीं करता। ठीक है, अब सम बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पर ग्रीन, मगर ये क्या करते हैं, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस तो करते हैं बैक्टीरिया में, मगर साइनोबैक्टीरिया में ऑक्सीजन रिलीज होती है, बाकी जितनी बैक्टीरिया वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं कुछ सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन से, कॉन्जुगेशन से कुछ रिप्रोडक्शन करते हैं, मगर यहाँ पर सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होता है कुछों में। ठीक है, चलिए इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जब आप प्लांटोलॉजी क्या बोलते हैं जूलॉजी, हाँ बॉटनी जब आप लोगे तो उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए मोनेरा में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। अब आर्के बैक्टीरिया में भी लाइक जो मोनेरा ग्रुप को 3 भागों में बांटा गया है, यहाँ पर ऐसा लगा लीजिएगा एस ग्रुप के बाद। ठीक है, अब 3 भागों में आर्के बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये एनवायरनमेंट में वेरी लो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर भी ये और ऑक्सीजन के लेवल पर भी ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि मेथनोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, कहाँ पर, सीवेज ट्रीटमेंट में। ठीक है, और एनिमल के इंटेस्टाइन में भी ये पाया जाता है, वहाँ पर ऑक्सीजन होती है क्या, नहीं होती। ठीक है, और ये थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया। ठीक है, जो हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है। ये हॉट स्प्रिंग क्या है, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, आप बस ये ध्यान रखिएगा, हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है। ठीक है, अब हैलोफिलिक बैक्टीरिया, ये सॉल्टी कंडीशंस में पाया जाता है, जैसे कि जहाँ पर सन की रेस सबसे ज़्यादा पड़ती है ना, जिस इलाके में, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, चाहे वो समुद्र वाला एरिया हो चाहे फिर वो धरती वाला एरिया हो। अब यू बैक्टीरिया जो है, यू बैक्टीरिया ये है साइनोबैक्टीरिया को, जितने भी साइनोबैक्टीरिया उनको अलग हटा दीजिए, और ये जो सारे बैक्टीरिया आर्के बैक्टीरिया इनको अलग हटा दीजिए, जितने बचे वो यू बैक्टीरिया। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, एस्चीरिया कोलाई जिसको हम इकोलाई बैक्टीरिया बोलते हैं, लैक्टोबैसिली दैट इज दी कर्ड जिससे बनती है दही। ठीक है, और एजोस्पिरिलम, ये 3 बैक्टीरियाज के मेजरली नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो बचता है हमारा साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब ये तो फोटोसिंथेसिस करते हैं अपना क्या नाम है, खाना वगैरह सारा का सारा जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये फॉर्म करते हैं। इनमें कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि नॉस्टॉक, ये है ऑस्किलेटोरिया। ठीक है, स्पोरुलिना और माइक्रोसिस्ट्स और एनाबेना। ठीक है, ये नाम इजीली याद हो जाएंगे, बस आपको मेरी वीडियो देखनी है और किताब पढ़नी है आपकी। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये जो एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में नहीं लिखे हैं, ठीक है, एडिशनली हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से मिल सके। आपकी बुक में ऐड कर लीजिएगा या फिर निशान लगा लीजिएगा, जैसे करना है कर लीजिएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी बुक ही पढ़ेंगे, मगर आप अगर यहाँ से ही पढ़ते हैं ना तो भी आप पेपर को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आने वाले हैं, इतना ध्यान रखिएगा, दैट इज़ इट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो मोनेरा किंगडम है कंप्लीट हो चुका है, कॉम्प्रिहेंसिवली हमने पढ़ लिया है क्या क्या चीज़ें क्या क्या नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपका भाई आपके साथ है, आपका दोस्त आपके साथ है, ठीक है, आपका फ्रेंड आपके साथ है, तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। और 1000 सब्सक्राइबर्स तक ज़रूर पहुँचाइए। ठीक है, आपकी जो कंट्रीब्यूशन, आपकी जो हेल्प है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, चैनल को सस्टेन रखने के लिए, ठीक है, और मोटिवेशन के लिए भी। तो कोई भी हेल्प की अगर ज़रूरत पड़ती है तो डू लेट मी नो, पूछ सकते हैं आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, या फिर फेसबुक का जो स्पेशली आपके लिए ही पेज बनाया है, सो दैट कि यू पीपल गेट अ चांस टू डिस्कस ऑल द थिंग्स और टू डिस्कस विद मी व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। ठीक है, और वी कैन से व्हाट योर प्रॉब्लम इज़। ठीक है, और यहाँ पर टेलीग्राम का चैनल भी है, सो दैट कि यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दिस वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। और जो बेल का घंटा है ना, थोड़ा सा बजा लीजिएगा सब्सक्राइब करते समय भी। ठीक है, सो दैट कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास तक पहुँच जाए। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से, आप दोस्तों से, आप इन्फॉर्मेशन ज्ञान की फैमिली से मैं विदा लेना चाहूँगा। ठीक, अलविदा नहीं है, ठीक है, विदा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।